नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, यह हमारा जो है घटना चक्र का राज्य व्यवस्था एवं शासन का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में। यहाँ से हमारे संविधान की या मुख्य संविधान की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का भाग जो है वह संविधान में कहाँ पर है, तो यह संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत शामिल आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, मतलब कुल 4 अनुच्छेद आते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हमारे संविधान के भाग 1 में। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में चलते हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में इसको अपने रख करके चलिएगा। ठीक है, कुछ कमीशन, कुछ आयोग बने थे राज्यों के गठन को लेकर के। ठीक है, तो यह सब कैसे और किस प्रकार से बने थे, इनके बारे में अगर प्रश्नों से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा मोटी मोटा जान लीजिए। तो जून 1948 में एक कमीशन बना था, एस.के. धर कमीशन। 1948 जून 1948 में एस.के. धर आयोग की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, एस.के. धर आयोग ने। ठीक है, और इसने राज्यों का पुनर्गठन जो है वह भाषाई आधार यानी लैंग्वेज के आधार पर करने को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात स्वीकार की थी। ठीक है, अब इस एस.के. धर आयोग ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, दिसंबर 1948। तो दिसंबर 1948 में एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसे सामान्य तौर पर JVP समिति के नाम से जाना जाता है, जिसमें जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। अब इस JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की। इस एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में। ठीक है, और इसने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है भाषाओं का आधार होना अस्वीकार कर दिया। मतलब अभी भी JVP समिति ने भी भाषा को अस्वीकार कर दिया, यानी कि लैंग्वेज को अस्वीकार कर दिया राज्यों का पुनर्गठन का आधार बनाने के लिए। ठीक है, इसी दौरान आंध्रा के अलग से गठन के लिए या आंध्र भाषी लोगों के अलग से गठन के लिए एक व्यक्ति हड़ताल कर रहा था या एक व्यक्ति भूख हड़ताल कर रहा था, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। यह 56 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करते रहे और अंततोगत्वा अक्टूबर 1953 में इन पोट्टी श्रीरामुलु की जो है वह मृत्यु हो जाती है। अंततोगत्वा काफ़ी विरोध और काफ़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करते हुए मजबूरन एक भाषाई राज्य या भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का जो पहला राज्य बना वह बना आंध्र प्रदेश। अब चूंकि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इसके, या फिर यूँ कह ऐसे समझिए कि इसके पहले की सभी समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को स्वीकार किया था या राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन जब पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में गठन कर दिया जाता है, तो पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम रहता है फजल अली, या जिसके अध्यक्ष रहते हैं फजल अली। ठीक है, और इस समिति का नाम रहता है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, अब इसका गठन कब किया गया, तो 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में फजल अली की अध्यक्षता में 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिनके नाम थे KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है, और इसी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया था। ठीक है, यह सारी कहानी, सारी बातें हो गई राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। चलिए
इसके बाद गठित कुछ राज्यों को अगर देखें आप तो इनके गठन का या भारत में शामिल होने का जो समय था वह आप जानते चलिए, कब यह पूर्ण राज्य बन गए, कब किस प्रकार से राज्य बन गए, हम प्रश्नों में देखेंगे। एक मोटा मोटी यहाँ पर जानते चलिए कि आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। गुजरात का 1 मई 1960 को, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971। देखिए ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ नहीं याद होगा, आप मैप में इसको देखते चलेंगे ना तो याद हो जाएगा, 101% याद हो जाएगा। चलिए फिर से शुरू करता हूँ और आप मैप देखते हुए ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए मैप में देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953, फिर गुजरात पश्चिम में, गुजरात 1 मई 1960, फिर नागालैंड पूर्वोत्तर 1 दिसंबर 1963, फिर हरियाणा मध्य भारत 1 नवंबर 1966, फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत 25 जनवरी 1971, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एक ही दिन 21 जनवरी 1972 पूर्वोत्तर का क्षेत्र, फिर सिक्किम 16 मई 1975, उसके बाद फिर पूर्वोत्तर मिजोरम 20 फरवरी 1987। ध्यान दीजिएगा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इनका गठन होता है। उसके बाद अलग से मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम से कंफ्यूज मत कर जाइएगा, मणिपुर और मिजोरम से बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में बनाए रखिएगा इसको, ठीक है। मिजोरम का गठन सिक्किम के भी बाद में 20 फरवरी 1987 को किया गया और इसी दिन अरुणाचल प्रदेश दक्षिण भारत 20 फरवरी 1987 उसका भी गठन हुआ। और इसी वर्ष गोवा को भी एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई 30 मई 1987 को, यानी कि 1987 में 3 और राज्य शामिल हुए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और 30 मई 1987 को छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, सॉरी, गोवा। अब छत्तीसगढ़, यह 3 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 में, ठीक है। अपडेट 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया था। और सबसे अंत में और सबसे लेटेस्ट तेलंगाना है, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। अब बस चलिए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा सबके साथ, ठीक है। आइए बात करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ए, भारत तथा इंडिया, बी, केवल भारत, बी, सी, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम 2 नामों के से उल्लेखित किया गया है या 2 संदर्भों में उल्लेखित किया गया है। एक तो कहा गया है भारत, इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जहाँ भी संघ की बात आए वहाँ पर आप यूनियन और फेडरेशन को अंग्रेजी वाले पार्ट से ज़रूर चेक करके उसको सही या गलत किया करिए। यूनियन होगा तो आपको सही करना है, और यदि जो है फेडरेशन होगा तो हर हाल में आपको गलत करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए, राज्यों का समूह, बी, राज्यों का फेडरेशन, सी, राज्यों का कन्फेडरेशन, या डी, राज्यों का यूनियन। तो भारत जो है वह राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का यूनियन है, ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वे भी समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन भी प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम कहाँ पर है? तो पहली अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है?
ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी आर्टिकल 3 या डी आर्टिकल 4 या ई आर्टिकल 5। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 3 के आधार पर जो है संसद जो है वह संसद, ठीक है, संसद जो है वह एक नया राज्य बना सकती है। किस प्रकार से नया राज्य या किन किन आधारों पर संसद जो है वह नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको हर हाल में याद करना होगा। वैसे आपको कई बार बताया भी गया है। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 3 में बताया गया है हमारे संविधान के, जिसमें बताया गया है कि संसद जो है वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है, ठीक है, या फिर राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और आर्टिकल 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश तथा उनकी स्थापना की संसद की शक्ति को बताया गया है। आइए थोड़ा सा आपको बैरक में भी दिखा देता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के भाग 1 में है ना, हम लोग भाग 1 संघ और रूस के राज्य क्षेत्र, और कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक। देखिए, लेख 1 में क्या बात की गई है, पहले आर्टिकल में क्या है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। 1.2 में बताया गया कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। और अनुच्छेद 1 के भाग 3 में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1.3 के अनुसार क राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ख पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र होंगे, और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वह भी शामिल होंगे। यह सब किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 1 के भाग 3 में यह सारी बातें कही गई हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र जो है वह शामिल होंगे। जबकि अनुच्छेद 1 के 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट होगा, और अनुच्छेद 1 के भाग 2 में बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं, ठीक है। बाकी दोनों को देख लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कहाँ बताया गया, तो अनुच्छेद 2 में क्या प्रक्रिया है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। मतलब संसद विधि द्वारा भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या उनकी स्थापना भी कर सकती है, ठीक है। तो राज्यों से संदर्भ में जो सर्वोच्च शक्ति है वह है संसद। और नेक्स्ट अगर दूसरा भाग देख लें या तीसरे अनुच्छेद को देख लें, तो ये तो उस समय था जब सिक्किम जो है वह भारत का संयुक्त राज्य का दर्जा था। बाद में तो सिक्किम जो है वह पूर्णतः भारत का राज्य बन गया था ना। फिर अनुच्छेद 3 को देख लेते हैं। देखिए, यह किस संदर्भ में है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो यानी कि अनुच्छेद 3 में बात की गई है उस प्रक्रिया की जिस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा और या फिर उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में कुछ कंडीशंस हैं, देख लेते हैं। तो संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 3 का क किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। अब 3 के क में किस प्रकार की कंडीशन दी गई है, या तो राज्य क्षेत्रों को अलग करके, मतलब ये एक राज्य था पहले, बाद में संसद ने क्या किया कि इस राज्य को डिवाइड कर दिया और 2 अलग अलग राज्य बना दिए। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये एक अलग राज्य था, ये एक अलग राज्य था, ठीक है। बाद में संसद ने क्या किया कि इन दोनों को मिला करके एक राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार संसद जो है वह राज्य को बना सकती है या तो आपस में जोड़कर या आपस में अलग करके। फिर संसद किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकेगी, किसी राज्य की
सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। सब कुछ संसद के पास है, ठीक है। लेकिन एक परंतु है या एक कंडीशन है छोटी सी, ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन पे। इन सब प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाए ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में दिए गए हों, या ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात किया जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है। तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में उसे पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। बहुत परेशान मत होइए। राज्यों के नाम या उनके सीमाओं या उनके भाग से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वह राष्ट्रपति की बिना पूर्व सिफारिश के सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है इस संदर्भ में अपना एक प्रतिवेदन राज्यों के संदर्भ में भेजता है जिनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन किया जाना होता है। और उस प्रतिवेदन में एक टाइम पीरियड दिया रहता है, 10 दिन का दे दिया या 15 दिन का दे दिया, तो यह टाइम पीरियड राष्ट्रपति के विवेक पर रहता है, वह दे देता है टाइम। और उतने टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है राज्यों को अपना जवाब देना होता है। हालांकि संसद जो है वह बाध्य नहीं होती है राज्यों का विचार मानने के लिए। या टाइम पीरियड बीत गया, सदन ने अपनी बात या अपने विधेयक को पुनर्स्थापित करते हुए या प्रस्तावित करते हुए, विधेयक पास करवाते हुए उस राज्य का नाम बदल दिया या उस राज्य की सीमा परिवर्तित कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है संसद को राज्य के विचार से। लेकिन हाँ, एक भावनात्मक प्रस्तुति या भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार की चीज़ें जो है कही गई। इसीलिए कभी कभी कहा नहीं गया कि राज्य को हमारा संविधान जो है वह संघात्मक लक्षण लेते हुए एकात्मकता की ओर प्रबल झुकाव रखता है। पिछले लेक्चर्स में आपने इस चीज़ को देखा भी था, ठीक है। पिछले लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ा था। अब इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को आगे जब पढ़ रहे हैं तो इन सब का एप्लीकेशन कहाँ पे लगता है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट और अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 4(1) में बात की गई कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक होंगे। और सिंपल सा ये समझिए 4 का 2, ठीक है। बस इसमें 4 का 2 बताया गया है अनुच्छेद 4 के 2 में कि कोई भी विधि जो है या राज्यों के संदर्भ में कोई भी विधि जो है वह अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कि संसद जो है वह साधारण विधि के माध्यम से या साधारण विधेयक की तरह राज्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। यह संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अब चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। अब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए अभी अभी जो हमने सारे आर्टिकल्स देखे हैं उन्हीं से संबंधित यह पूरा का पूरा चैप्टर है। प्रश्न करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो अब देखिए नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है कहाँ पर? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद, या डी राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या देखा आपने? नए राज्यों के जो गठन की शक्ति है वह किस में निहित है? संसद में। कहाँ दिया है? तो आर्टिकल नंबर 3 में यह बात कही गई है ना। 3 और आर्टिकल 2 दोनों जगह यह बात कही गई कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, प्रवेश और स्थापना की बात होगी तो आप अनुच्छेद 2 बताएंगे जवाब में, और यदि स्थापना निर्माण से संबंधित बात होगी तो आप अनुच्छेद 3 को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 3 में इस संदर्भ में बात की गई है और किसको प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद को, ठीक है। नेक्स्ट,
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को या डी केंद्र सरकार को। डायरेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए, संसद को यह शक्ति प्राप्त है राज्यों को या किसी भी नए राज्य की स्थापना या निर्माण करने में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है अंडर द आर्टिकल ऑफ, बताइए कहाँ गया? अंडर द आर्टिकल ऑफ 3। थ्री नहीं 2 रहेगा ना। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आप ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, या डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो नहीं, भारत जो है वह राज्यों के आपसी सहमति का परिणाम नहीं है। राज्यों की आपसी सहमति का परिणाम है अमेरिका। ठीक है, भारत में राज्य जो है वह संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। बाकी सभी तीन के तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्च शक्ति, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार, यह सभी शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का संघ कहा गया, जिसको इंग्लिश में यूनियन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रभाव होगा, सी, वही आर्टिकल 4 सब क्लास 1 में जो कह रहा था, सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 4 सब क्लास 2 क्या कहा था उसमें कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही हैं। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया या संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। संसद जो है वह साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है कि एक नए राज्य एक सेकंड रुकिए तो पानी पी लूँ मैं ज़रा। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए, साधारण, बी, 2/3, सी, 3/4, डी, 2/3 या एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो बहुमत चाहिए वह साधारण बहुमत चाहिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारत संघ नहीं है। कारण आ रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सही उत्तर बताना है आपको। बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही किंतु आर गलत है। और डी ए गलत किंतु आर सही है। संघ की बात आई, आपको अंग्रेजी वाले पोर्शन में इधर साइड में देखना है कि यूनियन लिखा है या फेडरेशन। तो फिलहाल इस प्रश्न में जो इंग्लिश वाले साइड था वह यूनियन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन यहाँ पर ए गलत और आर सही है। भारत एक संघ है, न कि संघ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार जो है वह संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों के सहमति के भी उनके नाम, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है साधारण बहुमत के माध्यम से। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है। ए राज्य के विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की, सी राज्य की, या डी राज्य की नहीं। तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है राज्य की सीमाओं को बदलने हेतु संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। राज्य थोड़ी ना केंद्र का काम है ना भाई, बस इतना समझिए। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। राज्यों को यह अधिकार नहीं है। पता लगा दिल्ली अब चली गई दौलताबाद पर अधिकार करने दौलताबाद नहीं, दिल्ली चली गई हरियाणा पर अधिकार करने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है? क्या पूछ रहे हैं, बोल दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या डी नए राज्यों का प्रवेश। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के प्रवेश की बात नहीं की गई। नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत संसद कर सकती है, जबकि राज्यों का गठन, उनके निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये उनको अलग करना, उनको मिला देना, यह सब कुछ जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा कथन है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। तीसरा,
पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कूट है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, या डी सभी तीनों। कौन सा सही है? सभी कुछ आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। सभी के सभी तीन के तीनों कथन जो है वह सही हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं है, अतः किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो वहीं 1948 में गठित एस.के. धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी और इस एस.के. धर समिति पर या एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दिसंबर 1948 में गठित जे.वी.पी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी और जिसमें भी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यहाँ शब्दों पर ध्यान दिया करिए, संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में पूछ रहा है। अब बताइए कौन सा सही है। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आप अभिव्यक्ति ऐसे थोड़ी न कर सकते मन मर्जी उठाया और अलग हो गए, लगा देंगे आप पर रासुका अंडर द आर्टिकल ऑफ 124, सब आर्टिकल कह रहा हूँ, आईपीसी सेक्शन 124A। ठीक है, अलग नहीं होने देंगे, ना हमको ना आपको। ठीक है, और संविधान भी इस बात की सुनिश्चित करता है कि आपकी अभिव्यक्ति ठीक है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की सीमा कहाँ तक है उसको भी संविधान बताता है। मनमानी अभिव्यक्ति आप और हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने पर या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं बात करें अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19(1) क की, तो इसके तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संदर्भ में युक्त निर्बंधन जो है वह राज्य विधि द्वारा लगा सकता है। ठीक है, और इसी के तहत भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत यानी कि अपराध माना जा सकता है। फिलहाल यह जो है आता है आईपीसी सेक्शन 124 सब क्लास ए के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संघ में एक नए राज्य का सृजन किन किन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर से मैं बता देता हूँ, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में, न्यायालय अवमानना के लिए, मानहानि के लिए या अपराध उद्दीपन के संदर्भ में। ठीक है, इन सब के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री और 1ली। तो
पहली अनुसूची में राज्यों का नाम और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है, तो किसका संशोधन किया जाएगा? पहली अनुसूची का। और इसी के साथ साथ चौथी अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का क्या कहते हैं प्रावधान दिया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यदि राज्य में यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो अनुच्छेद प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ठीक है, जिसमें बात की गई है राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जब हमारे राज्यों क्या कहते हैं भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, तो उसके तहत कुल मिलाकर के 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो यह थे फजल अली। ठीक है, इनकी सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों को स्थापित किया गया था। हालांकि इसके पहले ही आंध्र प्रदेश जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया था भाषा के आधार पर। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ए 25 राज्य एवं, देखिए आपको पहले ही बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वह उस समय के लिए कुछ और था, फिलहाल के लिए इसका कोई भी विकल्प जो है वह सही नहीं है। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे और किस प्रकार से, तो आइए एक्सप्लेनेशन से सीधे सीधे देखते हैं। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में कुल 29 राज्य और 7 जो है वह संघ शासित प्रदेश हो गए थे। फिर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए इनको केंद्र शासित प्रदेश का या संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो अब क्या हो गया, अब एक राज्य यहाँ से घट गया ना, तो और राज्य कितने हो गए थे? 28 और 2 संघ शासित प्रदेश जुड़ गए थे, तो कितना हो गया? 7 और 2 जम्मू और कश्मीर और 1 लद्दाख, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फिर बाद में, ठीक है, अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। ठीक है, कब की स्थिति है यह? तो 2 जून क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद की स्थिति है। ठीक है, अब और आगे चलिए तो देखिए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। ठीक है, अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, तो यहाँ से क्या हो गया? एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया, यानी कि 28 और कितना केंद्र शासित प्रदेश बचेगा? 9 में से 1 गया तो 8। तो वर्तमान स्थिति जो है वह है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी, तो उस समय तो 29 हो जानी थी, लेकिन वर्तमान में 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा, डी पुडुचेरी। तो वर्तमान में यहाँ दिए गए विकल्पों में जो संघ शासित प्रदेश नहीं है वह है गोवा। गोवा जो है यह पूर्ण राज्य है, न कि संघ शासित प्रदेश है। बाकी सभी के सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और गोवा, यह सब जो है संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसमें जो है कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जब तेलंगाना नहीं बटा था तब तक तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वह हैदराबाद ही थी, परिवर्तित नहीं हुई थी। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बदल दी गई है। कुल मिलाकर के 3 राजधानियां बन रही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रश्न गलत हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ
3 राजधानियाँ बननी है। यहाँ आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी अमरावती, ठीक। विशाखापट्टनम इसकी कार्यकारी राजधानी होगी और कुर्नूल में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। तो यह आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होने वाली है, ठीक है। जबकि तमिलनाडु की जो प्राचीन राजधानी थी उसका नाम मद्रास था, इसका नाम बदल करके चेन्नई। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कि कलकत्ता थी उसका नया नाम कोलकाता। केरल की राजधानी जो त्रिवेंद्रम थी उसका नाम बदल करके तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियों का नाम ध्यान रखिएगा। अमरावती इसकी विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम इसकी कार्यकारी और तमिल कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी बनने वाली है। नेक्स्ट है कि दिल्ली है एक राज्य, बी एक केंद्र शासित प्रदेश, सी एक स्वायत्त शासी परिषद या डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली जो है वह क्या है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए 67वें, बी 69वें, सी 68वें या फिर डी 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। देखिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखते हुए इसके साथ एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया और इसके साथ साथ संविधान में एक अन्य आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239 ए अनुच्छेद 239 क भी जोड़ा गया संविधान में, और जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए 244(1) क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी 244(1) ख लक्षद्वीप, सी 240(1) ग दमन और दीव या डी 240(1) घ पुडुचेरी। तो जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी 240(1) डी में पुडुचेरी के संदर्भ में प्रावधान नहीं है। एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए, सिंपल है और याद कर डालिए। देखिए 241 ए में या 240(1) ए में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में राष्ट्रपति नियम बना सकता है। अनुच्छेद 240(1) बी में लक्षद्वीप के संदर्भ में, अनुच्छेद 240(1) सी में दादरा और नगर हवेली के लिए, अनुच्छेद 240(1) घ में दमन और दीव के लिए और अनुच्छेद 240(1) डी में, डी नहीं होगा ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। अनुच्छेद 240(1) ई में पुडुचेरी के लिए राष्ट्रपति नए नियम या विनियमन बना सकता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 40 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में नियम कानून बनाने को लेकर के। हाल फिलहाल में इस अनुच्छेद 240 डी को विलोपित कर दिया गया है या निरसित कर दिया गया है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप का एकीकरण हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 240(1) डी में पुडुचेरी दिया गया है जो कि गलत है। 240(1) ई में पुडुचेरी है न कि डी में, ठीक है। वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) सी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को स्थापित किया गया है, जबकि आर्टिकल 240(1) डी को संविधान से हटा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट और अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक गलत है? ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बी दीव खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंभात में एक टापू है, सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, या डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ध्यान दीजिए, आसानी से कर जाएंगे। सबके बारे में अगर नहीं पता है तो छोड़िए, इसके बारे में ज़रा सा विचार कीजिए तो
दादरा नगर हवेली जो है यह फ्रांसीसी उपनिवेश थे, नहीं ना, पुर्तगाली थे। ठीक है, देखिए दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया था। उसके पश्चात भारत ने दादर और नागर हवेली पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत आराम से इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत कठिन नहीं है। सिक्किम के संदर्भ में 2 संशोधन हुए थे, 35 और 36। यहाँ पर तो फिलहाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बन गया था, लेकिन 35वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत के संयुक्त राज्य का दर्जा या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। आगे चल कर के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, या सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला सिक्किम उस समय भारत का 22वां राज्य बना था वर्ष 1975 में। तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम के भारत में विलय से संबंधित है। जब भी प्रश्न में पूर्ण राज्य के संदर्भ में बात हो तो आप 36वें संविधान संशोधन के साथ जाएंगे, और संयुक्त राज्य या फिर सिंपल पूछ लिया जाए तो कब राज्य बनाया गया था, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो 35 या 36। और अगर दोनों मिलता है तो दिया रहेगा कि उपयुक्त में से 2 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य में सम्मिलित किया गया, तो बताइए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से, है ना? नहीं, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करते हुए भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। जबकि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से जो है सिक्किम को भारत के संयुक्त या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? ए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी, राज्यपाल द्वारा आदेश को पारित करके, या डी या सी, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या डी, इनमें से कोई नहीं। ट्रिकी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ना, बिल्कुल सही। आप लगातार और अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक संसद जो है वह साधारण अधिनियम बना करके किसी भी राज्य को जोड़ तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकती है, न कि राज्य। जबकि यहाँ पर हर जगह राज्य राज्य की बात की गई है और संवैधानिक औपचारिकता ही समाप्त कर देने की बात की गई। सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संसद एक साधारण सा बिल लाए, पास करवाए, काम खत्म। बिहार के 3 टुकड़े हो गए, बिहार के 4 टुकड़े हो गए, उत्तर प्रदेश के 8 टुकड़े हो, जैसा भी संसद चाहे वैसा आसानी से कर सकती है साधारण विधेयक के माध्यम से। ठीक है, इस बारे में बात की गई है अनुच्छेद 3 में निर्माण के संदर्भ में, और प्रवेश और स्थापना के संदर्भ में अनुच्छेद 2 में। भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 में। कोई भी संवैधानिक राज्यों के नाम परिवर्तन, निर्माण, प्रवेश, स्थापना से संबंधित कोई भी संशोधन जो है वह संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 4 सब क्लास 2 के तहत। ठीक है, याद है ना सब? देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बताएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा सिक्किम। कूट है 4-1-3-2, बी 4-2-1-3, सी 3-2-1-4, डी 1-4-2-3। झारखंड 2000 में बना था, छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, इतना आसानी से हमको याद है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कब बना था? बताया गया था 87 में। ठीक है, 87 में। और सिक्किम अभी बताया 35वां 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। 36वां हुआ था 1975 में, वो वाला लीजिए जब पूर्ण राज्य बन गया था। तो 75 सबसे पहले कौन आएगा? सिक्किम 4, फिर अरुणाचल प्रदेश 2। अब समस्या फंस गई, 4-2 तो कन्फर्म हो गया। अब समस्या क्या फंसी? ऑप्शन 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 बी सही हो जाएगा, 2 से ही। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 2-3 राज्य बने थे 2000 में, ज़रा से टाइम के डिफरेंस पे। सबसे पहले 1 में बना था, मध्य प्रदेश के टुकड़े किए गए थे, छत्तीसगढ़ बन गया था। उसके बाद 2 में बना था
ठीक पहाड़ी क्षेत्र पे अभी है हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद हम चले गए सीधा इधर हिमालय की तरफ, उत्तराखंड को अलग किया यूपी से, यूके बन गया। फिर इसके बाद चले गए, फिर से वापस पठारों की तरफ चले गए, झारखंड को अलग कर दिया बिहार से, ठीक है। तो आइए सबका क्रम यहाँ नीचे दिया हुआ है, इनको एक बार फिर से आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आने वाले कुछ प्रश्न इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद राजस्थान का गठन होता है 1 नवंबर 1956, फिर महाराष्ट्र का 1 मई 1960, फिर नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, फिर हरियाणा का 1 नवंबर 1966, फिर हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, उसके बाद मेघालय का 21 जनवरी 1972, सिक्किम का 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश का 1987 20 फरवरी, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 और झारखंड का 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, बताइए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। अलग अलग देखिए, सिक्किम कब हमने देखा 1975 में, अरुणाचल प्रदेश कब देखा है 1987 में, नागालैंड कब देखा है बताइए 1963 में, और हरियाणा कब देखा 1900 बताइए 66 में। अब बता दीजिए सबसे पहले कौन आएगा, फिर नागालैंड आएगा। नागालैंड कहाँ सबसे पहले, बी और डी में। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा सिक्किम। सिक्किम कहाँ पर है नागालैंड के बाद, नागालैंड के बाद सिक्किम कहाँ है बताइए, कहीं नहीं है ना, क्योंकि नागालैंड के बाद, पेन बदल लेता हूँ मैं, नागालैंड के बाद आएगा हरियाणा ना 66 में, तो नागालैंड के बाद हरियाणा। अब देखिए नागालैंड के बाद हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा के बाद सिक्किम 75 में, 87 में अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया तो बताइए। सबसे पहले 2000 में जो 3 राज्य बने थे उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ आया 1 नवंबर को, उसके एक हफ्ते बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड, उसके एक हफ्ते बाद 15 नवंबर को झारखंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक स्वरूप में आया था 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के राज्य की स्थापना अभी भी बताया गया आपको कब, 9 नवंबर सन 2000 को। फिर झारखंड की 15 नवंबर सन 2000 को। फिलहाल यहाँ देखिए, इन राज्यों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। 1960 के बाद इन सभी राज्यों का सृजन हुआ है। पहला हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, फिर मेघालय। कूट है 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 1 4 2, या डी 2 4 1 3। सबसे पहले सिक्किम पर ध्यान दीजिए 1975, फिर हरियाणा पर ध्यान दीजिए 1966, फिर नागालैंड पे आइए 1963, और फिर मेघालय पर चलिए कब 1972। दूसरी पेन ले लूँ, अब बताइए कौन सा पहले लगेगा। सबसे पहले आएगा नागालैंड 1963, तो 3 से कहाँ पे शुरुआत हुई, 3 से एक ही विकल्प में शुरुआत हुई, वह है ऑप्शन नंबर सी, तो 3 1 4 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनको भी सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दिए हुए राज्यों को, तो देखते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य 1953, सिक्किम 1975, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। पेन बदल लेता हूँ मैं, अब क्रम लगाते हैं। सबसे पहले पहला आएगा, पहला अरे फिर हरियाणा देखते हैं, यानी कि 1 के बाद 3 कहाँ पर है, 1 के बाद 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें, उसके पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर भी राज्यों का निर्माण उनके आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो चलिए लगाते हैं।
सबसे पहले नागालैंड को ले लेते हैं। नागालैंड कब बना था बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत देर हो गया, बहुत बार नागालैंड आ गया, 1963 में। फिर मेघालय 1900, बताइए बताइए, मेघालय 72 ना। फिर सिक्किम कब, 75। फिर अरुणाचल प्रदेश, बताइए बताइए जल्दी बताइए, अरुणाचल प्रदेश 87। क्रम लगा डालिए, 63, 72, 75, 87, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम लगाना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब पहले कौन बना बाद में कौन बना, ये लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, या हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्रम लेते हैं ना। महाराष्ट्र कब बना था, हमने देखा महाराष्ट्र जो है यह 60 में बना था। फिर राजस्थान को हमने क्या देखा था, 1956 में बना था। फिर हमने देखा था हरियाणा को, हरियाणा कब बना था, तो 66 में लगा था। अब क्रम कौन सा लगाना, ध्यान दीजिए तो बताइए, पेन बदल लेता हूँ ना। क्रम कौन सा लगाना है, अवरोही क्रम लगाना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो लगाइए, सबसे पहले आएगा हरियाणा, फिर आएगा महाराष्ट्र और सबसे अंत में आएगा राजस्थान। तो कौन सा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। सूचियां हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न राज्य हैं, दूसरी तरफ इनके गठन के वर्ष हैं। तो चलिए लगाते हैं। नागालैंड 2000, झारखंड 1962, तेलंगाना 1975, सिक्किम 2014। कूट है 4 1 2 3, बी 2 1 4 3, सी 3 2 1 4, या डी 1 3 4 2। तो झारखंड सन 2000, तेलंगाना, एक गलत दिया हुआ है, ठीक है, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, नागालैंड 1962 में नहीं, नागालैंड 1963 में। अब क्रम लगा दीजिए तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिया नहीं हुआ है, फिलहाल जब प्रश्न रहेगा तो वहाँ पर आपको टिक करना ही है, कुछ ना कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी पंजाब, या डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। हालांकि यह उस समय प्रोविंस था, न कि पूर्ण राज्य था। ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट थे वह, यह सब उस समय। 15 अगस्त 1948 की स्थिति की अगर बात करें तो, ठीक है। और इसके पहले 15 अगस्त 1947 तक ये तीनों भी प्रोविंशियल स्टेट थे, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब। और हिमाचल प्रदेश को आगे चल करके प्रोविंशियल स्टेट बना लिया गया था 1948 में। ठीक है, और पूर्ण राज्य का दर्जा इन सबको मिला था। पश्चिम बंगाल को 26 जनवरी 1950, असम को 26 जनवरी 1950, पंजाब को 26 जनवरी 1950 और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा? ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सी बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैसूर जो है वह कर्नाटका में पड़ता था, या कर्नाटक को कहा जाता था। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित अधिनियम 1973 के माध्यम से मैसूर राज्य का नाम बदल करके उसका नाम कर्नाटक किया गया। ठीक है, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बात करें अगर पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए
19 1856, बी 1956, सी 1957 या डी 1960। तो दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट या अपनी संस्तुति जो है वह जरूर दे दी थी वर्ष 1956 में। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में वह कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, देखिए भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो अभी बताया गया वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था या या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। हालांकि भाषा के आधार पर इसके पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था पृथक राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया तो 1 अक्टूबर 1953 को। ये 50 वाला मत देखिए। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो वर्ष 1956 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया है। तो बार बार बिहार अभी तक और लगातार मांग रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा, हमेशा चर्चा में रहता है जब भी चुनाव आते हैं। ठीक है, अब तक कुल 11 राज्यों को स्पेशल स्टेट कैटेगरी का दर्जा दिया गया है या फिर स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें से 8 तो पूर्वोत्तर भारत के हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र के हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और पूर्वोत्तर के 8 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है, जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे लेक्चर का और इस चैप्टर का भी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल ए, बी केवल बी, सी न तो ए और न ही बी, सी एक और बी दोनों। कौन सा सही है यह बताना है। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। हिस्ट्री में भी हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 35वें अधिवेशन वर्ष 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1920 के 35वें अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषाई आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया। यह अधिवेशन बी राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, और हालांकि आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर आयोग के नेतृत्व में जब भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी, तो इस एस.के. धर आयोग ने जो है भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार करते हुए अपनी रिपोर्ट मार्च 1948 में प्रस्तुत की थी, जिस पर विचार करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसको जेवीपी समिति कहा गया, जिसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन एस.के. धर आयोग की समिति पर एस.के. धर आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए दिया गया था। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में आंध्र प्रदेश
के लिए एक अलग भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की 1953 में मृत्यु हो जाती है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। तो दबाव में आकर के सरकार एक नए आयोग का गठन करती है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली जी। 1953 में ही इस आयोग का गठन किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। और इसके पहले ही पूर्व में ही आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर दिया गया था और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भारत में बन चुका था। फिर 29 दिसंबर 1953 को गठित इस एसआरसी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे। यह एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें फजल अली के अलावा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर शामिल थे। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर किया और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया या राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह पारित किया गया, जिसके तहत भारत में उस समय इस एसआरसी एक्ट या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, तो यह सारी बातें, यह सारा कोर्स सब कुछ आपको एक बार में बता दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत और कोटि कोटि धन्यवाद।